बेटा देखो, इस वीडियो में क्या है कि जो आपको हमने असाइनमेंट सेंड किया था उस असाइनमेंट को सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या आता है इसमें, एक प्रेशर की यूनिट है। देखिए 9th क्लास में ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी हैं, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 760 टोर, 760 mmHg, 76 सेंटीमीटर। उसके साथ पास्कल यूनिट आती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, बार में आती है 1.01 बार। और ये एक और यूनिट है, अलग है, इसलिए मैंने आपको इसको असाइनमेंट में शामिल किया है। कौन सी यूनिट है ये? PSI, पाउंड पर इंच स्क्वायर है। ये पर इंच स्क्वायर, मैंने ये इसके लिए एस आगे था इसलिए पर स्क्वायर इंच लिखा है। 14.7 PSI होता है 1 एटमॉस्फेरिक। दोबारा से सुन लो, प्रेशर की यूनिट है 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 14.7 PSI। नेक्स्ट आता है अरोरा बोरोलिस। क्या है अरोरा बोरोलिस? ये प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा आपने 9th में पढ़ा है, क्या है कि सुपर एनर्जेटिक स्टेट है। सेकंड चैप्टर में पढ़ा है मैटर की सुपर एनर्जेटिक स्टेट, जिसमें गैस में कैटायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पोल की लाइट होती है बेटा, ध्रुव पर, यानी कि पोल पर जो बिजली चमकती है ना, आसमानी बिजली, मैंने लिखा भी है हिंदी में, मुझे लगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। पोल पर बिजली चमकना, इसमें ना रंगीन से पैटर्न से बन जाते हैं कुछ, अरोरा बोरोलिस बोलते हैं इसको। ये प्लाज्मा स्टेट है। मैंने ये इसलिए लिया है ताकि ये कोई माइनर में आपसे क्वेश्चन आ जाए और एग्जाम्पल में हो तो आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट आता है एलिमेंट टर्म, जो दी थी ना वो रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। एलिमेंट टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। उसके साथ बारी आती है टेक्नीटियम, जो है TC से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक 47 है इसका, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, 43 या 47, 43, हाँ जी। तो उसके बाद बारी आती है रॉबर्ट बॉयल ने ये टर्म दी थी। कोई आपसे पूछ ले कब दी थी, मतलब ये एलिमेंट टर्म किसने दी थी? रॉबर्ट बॉयल ने। टेक्नीटियम 43 या 47 है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, एक बार तुम देख लेना। टेक्नीटियम फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट था, TC से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिंबल है ये। नेक्स्ट आता है, देखिए बेटा, एक प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक और एक प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उनमें हीट रिलीज होती है, यानी कि जैसे पानी में घोल रहे हो आप किसी सब्सटेंस को, वो एक्सोथर्मिक है, तो वो क्या करेगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से solubility of some salt like सोडियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डिक्रीज हो जाते हैं जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। तब क्यों होते हैं ये डिक्रीज? उसका रीजन क्या है बेटा, कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस खुद हीट रिलीज करते हैं, तो ये तो खुद ही गर्मी प्रोड्यूस करेंगे। तो जब आप बाहर से गर्म, देखो ये प्रोसेस है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो ये हीट बाहर रिलीज करेंगे। बाहर अगर ठंडा होगा तो ये जल्दी हीट रिलीज कर पाएंगे, यानी कि वो इनको फेवर करेगा। लेकिन अगर बाहर का ही टेम्परेचर बढ़ गया तो बेटा ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो साल्ट हैं इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। देखो ये हमेशा से बताते आ रहे हैं हम कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्ट्स की सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल है जिनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है, और कांस्टेंट रहती है नमक की, NaCl की जो सोल्युबिलिटी है वो लगभग 36-37 ग्राम ही होता है, टेम्परेचर के साथ उस पर फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है कोलाइडल सोल। दो तरह के होते हैं बेटा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज। आप हर एक एग्जाम्पल ध्यान से करोगे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो या तो सिर्फ मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, गोल्ड हाइड्रोक्साइड, ऐसे जैसे मैंने ये लिख दिया आयरन हाइड्रोक्साइड। उसके साथ हीमोग्लोबिन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेक्स्ट बारी आती है नेगेटिव चार्ज सोल की। नेगेटिव चार्ज सोल में, मोस्टली नेगेटिव चार्ज सोल में ये आता है मेटल के सोल, यानी कि मेटल, और उसके बाद मेटल के सल्फाइड, जैसे मेटल के सल्फाइड में जैसे AgS, ऐसे वाले जिनमें सल्फर लगा हो पीछे, मेटल के सल्फाइड। ब्लड भी नेगेटिव सोल है, क्ले भी नेगेटिव सोल है, ठीक है। हीमोग्लोबिन और ब्लड का उल्टा है, ध्यान रखना। ब्लड नेगेटिव सोल है, कैसे याद रखोगे, भूल जाओ तो ब्लड का याद रखना, जो ये पापा शेविंग करते हैं उनकी शेविंग बॉक्स में ना फिटकरी होती है एलम, उससे पता चल जाएगा।
तो ये एग्जाम्पल याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है सिल्वर आयोडाइड, AgI। ये क्या करता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब दिल्ली में ना अभी थोड़े दिन पहले सांस लेना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पंजाब में लोगों ने पराली जला दी थी धान वाली। उससे क्या हुआ था, दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों को सांस नहीं आ रहा था। तो उसके लिए क्या किया, फिर समाधान क्या किया, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है बेटा, बादल कोलाइडल सोल है, आपको पता है। तो बादलों पर सिल्वर आयोडाइड ऊपर से ना हवाई जहाज से उन पे स्प्रे करा देते हैं, तो जिससे उनका कोएगुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बारिश आ जाती है। तो कहने का मतलब इनका स्ट्रक्चर भी आइस जैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, स्ट्रक्चर वगैरह से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिल्वर आयोडाइड, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट आता है बेटा चारकोल। क्या करता है चारकोल, एक ऐड आती है, कौन सी ऐड आती है मैं आपको बताती हूँ, पॉन्ड्स की ऐड आती है, पॉन्ड्स एक्टिव चारकोल करके, फेस वॉश की है या पता नहीं किस चीज की है, फेस वॉश की है शायद वो, पॉन्ड्स एक्टिवेटेड चारकोल करके एक ऐड आती है। उसमें क्या करता है, गंदे पानी का मतलब एक गिलास में ना गंदा पानी होता है और उसमें वो मतलब एक बॉल से डालते हैं ब्लैक कलर की, वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है और उसकी वजह से फिर उसमें क्या होता है बेटा कि वो सारा इम्प्योरिटीज को एक साथ खींच लेता है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक वर्ड होता है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना, और दूसरा वर्ड होता है एडजॉर्ब करना। बी और डी का ही फर्क है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, आप एक चौक लो और उसको ना रेत में डाल दो, तो आप फिर रेत में डाल दिया, ठीक है, बाहर बाहर उसके रेत के पार्टिकल लग गए, उसके बाद आप उसको तोड़ो तो आप देखोगे अंदर रेत का एक भी पार्टिकल नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर रेत लगा था। ये प्रोसेस एडजॉर्ब करना है, यानी कि चीजों को सिर्फ सरफेस पे चिपकाना, सरफेस पे चिपकाना एब्जॉर्ब करना है। सरफेस केमिस्ट्री से संबंधित है पूरा का पूरा। और एब्जॉर्ब करना क्या होता है, चौक को ना पानी में डाल दो, थोड़ी देर डला रहने दो, उसके बाद निकालो और फिर उसको तोड़ो, तो आप देखोगे कि पानी अंदर तक चला गया। तो ये जो अंदर तक, ये है हिंदी में भी आपने देखा होगा सोखना, सोखना, सोखना होता है अंदर तक जाना, और एडजॉर्ब होता है सिर्फ सरफेस पे चिपकना, बाहर बाहर चिपकना। अंदर तक जाना एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, और बाहर बाहर चिपकाना एडजॉर्ब करना। उसके बाद बारी आती है, ये जो चारकोल होता है ना, ये क्या करता है बेटा, गैसेज को, देखो चारकोल स्ट्रॉन्गली अब्जॉर्ब, ये एडजॉर्ब लिखना था मुझे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा। चारकोल दोनों तरह से रखता है, अंदर भी और बाहर भी। तो चारकोल जो है गैसेज को बहुत जल्दी सोख लेता है। इसके लिए वो कौन सी गैसेज को सबसे पहले सोखेगा बेटा, जो जल्दी लिक्विफाई हो सकती है ना, लिक्विफाई, जो जल्दी लिक्विड में चेंज हो सकती है, उन गैसेज को वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। तो यहाँ मैंने 4 लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। इन चारों में से सबसे ज्यादा किसको सोखेगा, तो बेटा अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया सबसे जल्दी लिक्विफाई होती है। ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन के तरीके से भी करा दिया और कॉन्सेप्ट के तरीके से भी। दोबारा से सुन लो, जो गैसेज जितनी जल्दी लिक्विफाई होंगी वो गैसेज उतनी ही जल्दी एब्जॉर्ब होंगी चारकोल के जरिए। उसके बाद बारी आती है बेटा क्रोमेटोग्राफी और फ्रोथ फ्लोटेशन। ये दोनों प्रोसेस एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करते हैं। एडजॉर्प्शन बहुत क्लियर करके ये वर्ड लिख रखा है मैंने, वो इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो क्रोमेटोग्राफी में क्या था, फिल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल्स ऊपर चढ़ रहे थे, ये तो था पेपर क्रोमेटोग्राफी। और उसके साथ एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी था। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेटा, एक कॉलम बनाता है टेस्ट ट्यूब टाइप का सा, और उसमें नीचे ना कॉटन प्लग भर देते हैं, इसमें एडजॉर्बेंट मटेरियल कोई भी फिल कर देते हैं, जैसे सिलिका जेल। आपने देखा होगा नए टिफिन, नई प्लास्टिक की बोतल जब आप लाते हो तो उसमें एक पाउच सा पड़ा होता है छोटा सा, उसमें दाने दाने से होते हैं, वो सिलिका जेल होता है बेटा। वो उसमें बदबू नहीं बनने देता, स्मेल नहीं बनने देता, उसकी वजह से वो फ्रेशनेस बनी रहती है उन चीजों की। तो यहाँ क्या है बेटा, इसमें सिलिका जेल भरेंगे तो वो एडजॉर्ब करता है, सरफेस पे चिपकाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, ये 10th क्लास का प्रोसेस है, 9th क्लास में फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं आता है, लेकिन इसके बारे में बता देती हूँ। एक टैंक लेते हैं, उसमें सल्फाइड और डालते हैं, किसी भी मेटल का सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इस तरह से। उसके बाद उसमें ऊपर से तारपीन का तेल यानी कि पाइन ऑयल डालते हैं। तो तेल जो है इस मेटल के चारों तरफ चिपक जाए, अंदर थोड़ी घुसेगा, ऊपर से चिपक जाएगा, सरफेस के चिपकेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन,
ऊपर से पानी भर दो, ठीक है, तो ये पार्टिकल थोड़े से फूले फूले से हो जाएंगे, क्योंकि तेल है, तेल और पानी का तो वैसे भी मैच नहीं करेगा ना। ऊपर से कॉम्प्रेस्ड एयर जब पास कराओगे, दोबारा से सुन लो क्या किया था आपने, टैंक में सल्फाइड और डाला था, उसके बाद पाइन ऑयल डाला था, उसके ऊपर से पानी वाटर डाला था, उसके ऊपर से एयर पास कराई थी, तो मिट्टी वगैरह गंदगी सब इस टैंक में रह गई थी, और ये सल्फाइड और बबल बबल बना के ऊपर झाग के रूप में ऊपर आ गया था। फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब क्या है, फ्रोथ होता है झाग और फ्लोटेशन होता है तैरना, तो झाग बन के तैरना। क्रोमेटोग्राफी आप सबको पता है, तो ये एडजॉर्प्शन के प्रोसेस पे बेस्ड है। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्प्शन। अभी मैंने आपको एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों की बात बताई थी कि एब्जॉर्ब करना क्या होता है, एडजॉर्ब करना क्या होता है। तो बेटा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ये बीच में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों एक साथ हो तो वो होता है सोर्प्शन। अब इसका कोई एग्जांपल देखिए, जैसे चौक को आपने पानी में डाला तो वो बाहर बाहर भी चिपकेगा और अंदर भी चिपकेगा, अंदर भी जाएगा बाहर बाहर भी रहेगा, तो बेटा ये सोर्प्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो स्किन डिजीज जैसे किसी को चर्म रोग बोलते हैं ना, उनको उनके इलाज के लिए कौन सा कोलाइडल सोल यूज करते हो, तो बेटा कोलाइडल सल्फर यूज होता है उसके लिए। नेक्स्ट आता है जो आंखों की बीमारी है, एक कालाजार बीमारी करके आती, कालाजार आंखों की बीमारी है, उसके लिए कोलाइडल एंटीमनी यूज करते हैं। देखो ये कंफ्यूज करेगा यहाँ, क्योंकि आंखों के इन्फेक्शन के लिए तो सिल्वर, आंखों के इन्फेक्शन के लिए तो सिल्वर, कोलाइडल सिल्वर, और आंखों के कालाजार के लिए कोलाइडल एंटीमनी। चार पांच है ये, याद रखने आपको। कोलाइडल गोल्ड, अच्छा देखो आपने देखा होगा लोग अपनी मसल्स वगैरह की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्वर्ण, भस्म, इस तरह की चीजें खाते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोलाइडल गोल्ड का यूज किया जाता है मसल्स की स्ट्रेंथिंग के लिए, मसल्स को पावर देने के लिए। बोन्स वगैरह के लिए कोलाइडल कैल्शियम, और बाकी मैंने बताई दी आपको। नेक्स्ट देखिए, ब्लू कलर किस वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। आसमान का रंग भी नीला, और आसमान की वजह से फिर पानी का रंग भी नीला, समुद्र के पानी का रंग नीला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है और उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है किसी भी आयन की कैपेसिटी कि वो दूसरी चीज को कितना कोएगुलेट कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप एक तो कितना डाल रहे हो। आप थोड़ा देखो, आपने बहुत सारा दूध ले लिया और उसमें थोड़ा नमक या थोड़ा नींबू डाला तो वो सारा फट नहीं पाता, उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा नींबू डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने दूध ज्यादा ले रखा है। तो उसका अमाउंट और उसका चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही उसको ज्यादा कोएगुलेट कर पाएगा। नेक्स्ट आता है फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। वैसे तो आपको ये पता है कोएगुलेटिंग वैल्यू को ही फ्लोकुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं, जैसे अभी मैंने जो कराया कि कौन कितना कोएगुलेशन करा सकता है, लेकिन फ्लोकुलेटिंग में कभी तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमने तो ये वर्ड कभी सुना ही नहीं, इसलिए मैंने ये दोबारा से ले लिया। फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होता है कि कम से कम कितनी इलेक्ट्रोलाइट डालें कि दूसरी चीज का कोएगुलेशन करवा दें। इसकी यूनिट होती है मिली मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट लो और उसमें कितना मिली मोल डालना पड़ेगा। मिली होता है 10⁻³ मिली मोल, क्योंकि 1 मोल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हम 1 मोल NaCl की बात करें, 1 मोल NaCl, तो सोडियम का मास 23, इसका 35.5, तो ये तो 58.5 ग्राम हो गया। 1 मोल नमक में तो 58.5 ग्राम वजन होता है, यानी कि इतना सारा नमक। अब इतना थोड़ी डालेंगे हम उसमें, मिली का मतलब हो गया 3 जीरो आगे लगा दो, तो ये हो गया 0.058 ग्राम, तो इतना तो थोड़ा बहुत है, चलो इतना चल जाएगा। यानी कि 1 लीटर को कोएगुलेट करवाने के लिए आपको कितने मिली मोल्स की जरूरत है, वो उसकी फ्लोकुलेटिंग वैल्यू है, और ये मिली मोल पर लीटर जो है ये उसका क्या है, यूनिट। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है एक्वाडैग। क्या होता है एक्वाडैग? एक्वाडैग होता है बेटा ग्रेफाइट का कोलोइडल सॉल्यूशन। ग्रेफाइट के कोलोइडल सॉल्यूशन को एक्वाडैग बोलते हैं। अब बारी आती है, ये मैंने आपको करा दिया 15 पॉइंट्स। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है गोल्ड नंबर, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। हालांकि मैंने यहाँ कोशिश की है कि बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट लिखूं कि उनको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी बेटा तुम बच्चे हो, देखो 2 कंटेनर लो, एक में तो गोल्ड सोल लो, गोल्ड का सोल, और गोल्ड भी कौन सा वाला, रेड वाला गोल्ड,
रेड वाला गोल्ड लो, उसका सॉल्यूशन बनाओ, और वो भी कितना 10 ml। तो इसमें आपने 10 ml सॉल्यूशन ले लिया गोल्ड का। अब इसमें नमक लो, नमक का इलेक्ट्रोलाइट बनाओ, कितना 10% NaCl। 10% का मतलब कितना है कि 90% उसमें पानी हो और 10% उसमें नमक हो। अब ऐसा सॉल्यूशन बना ले, और वो भी कितना लेना है वो सॉल्यूशन 1 ml, सिर्फ 1 ml सॉल्यूशन लेना है। अब इसको उठा के इस गोल्ड वाले में डालो और ये गोल्ड का सोल फट जाएगा, पूरा का पूरा कोएगुलेशन हो जाएगा। अब हम क्या करें कि इस गोल्ड को बचाना है, हमें कोएगुलेशन नहीं होने देना है। तो उसको बचाने के लिए दोबारा से सुन लो, 10 ml गोल्ड में 1 ml नमक जिसकी कंसंट्रेशन 10% हो वो डालना है, और वो भी ऐसे डालना है कि उस देखो ये दोनों मिलते के साथ कोएगुलेशन होगा, दोनों मिलते के साथ कोएगुलेशन यानी कि फटेगा, और हम चाहते हैं कि प्रोटेक्ट रहे, मिलाए भी और फटे भी ना। तो इसीलिए हम कोई ऐसा प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहते हैं जो इसको फटने ना दे। तो अब यहां देखिए गोल्ड नंबर वही है, गोल्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड सोल पे ट्रीट कर रहे हैं ना इसलिए। तो गोल्ड नंबर वो मिनिमम अमाउंट है किसी भी लायोफिलिक कोलाइड का। अब आप यूं कहोगे मैडम लायोफिलिक क्या है? लायो का मतलब होता है बेटा फैट, और फिलिक का मतलब अट्रैक्ट करना। पानी को रिपेल करते हैं ऐसे सॉल्यूशन, और फैट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो थोड़ा कम से कम डालना है, वो जो उसको प्रोटेक्ट कर दे, यानी कि इन दोनों के मिलने पर भी, यानी कि नमक का सॉल्यूशन डालने पर भी गोल्ड सोल को फटने ना दे, वो उसका प्रोटेक्टिव कोलाइड, उसका गोल्ड नंबर होता है। याद रखना कम से कम उतना डालना जो उसको बचा ले, बस ज्यादा से ज्यादा का काम नहीं करना। में एक चीज और, मान लीजिए गैलेटिन है, इसकी तो पावर है 0.025 ग्राम गोल्ड नंबर इसका, ठीक है, गोल्ड नंबर इतना है। और दूसरी तरफ मान लिया एसिटिक एसिड कुछ भी दूसरा है, उसका 0.50। तो इनमें से बेस्ट कौन सा है? जिसकी वैल्यू कम बेटा वो बेस्ट, क्योंकि वो तो सिर्फ इतना सा डालने पर ही प्रोटेक्ट कर गया, तो इसका मतलब वो पावरफुल है। तो दोबारा से सुन लो, जिसका जितना कम गोल्ड नंबर वो उतना ही बेटर प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है बेटा? प्रेसिपिटेट आपको पता है क्या होता है, किसी लिक्विड में एकदम से सॉलिड आ जाते हैं उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। पेप्टाइजेशन उसका उल्टा है, उन प्रेसिपिटेट को दोबारा घुमा घुमू के कुछ भी करके डिस्पर्स कर दे, उनको वापस से फैला दे, उनको इकट्ठा ना होने दे, यानी कि जो उसमें प्रेसिपिटेट थे वो दोबारा से गायब हो जाए। यानी कि आप यूं कह सकते हो ये प्रेसिपिटेशन का एकदम उल्टा है। प्रेसिपिटेट में क्या होता है, कोई भी कोलाइडल सोल खत्म हो जाता है क्योंकि उसके सोल्यूट और सोलवेंट फेज अलग हो गए। लेकिन पेप्टाइजेशन में क्या होता है, वो दोबारा से मिल जाता है। पेप्टाइजेशन से हम कोई कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड बर्स्ट। हिंदी में मैंने लिख दिया था बादल फटना, ताकि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो देखो बादल क्यों फटते हैं, आपने सुना होगा अभी पीछे से यूपी में कुछ दिन पहले बादल फट गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में बादल फटते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे ट्यूबवेल एक साथ चला दिए, पानी की बूंद की तरह नहीं गिरते हैं, ट्यूबवेल की तरह गद 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 पानी बरसता है, जैसे एक साथ हजारों ट्यूबवेल एक साथ खोल दिए हो एक ही जगह पे सेंटर्ड करके। तो बेटा बादल क्यों फटते हैं? तो देखिए एक तरफ एक बादल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ दूसरा बड़ा सारा बादल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इत्तेफाक से होते हैं, ठीक है, अगर उन पे सेम चार्ज होता तो वो रिपेल करता, वो भागते रहते हैं। आपने देखा होगा बादल मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन अब उन पे क्योंकि अपोजिट चार्ज था इसलिए वो दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बहुत ही स्पीड से टकराएंगे। टकराते कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन होती सारा पानी एक ही जगह, ट्यूबवेल जैसे चलते हैं वैसे खाली, और बस उस जगह फिर तबाही तो आएगी। तो ये है बेटा कोएगुलेशन की वजह से अपोजिटली चार्ज वाले। नेक्स्ट आता है कोलाइडल सल्फर। अभी मैंने बताया था चर्म रोग के लिए कोलाइडल सल्फर का यूज करते हैं, तो बेटा जर्म किलर भी वही हो गया, जर्म्स को मारने के लिए कोलाइडल सल्फर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा है AgBr का यूज फोटोग्राफी में करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि AgBr का कोलाइडल सोल बना के फिर फोटोग्राफी में यूज करते हैं। AgBr का कोलाइडल सोल बना के फिर फोटोग्राफी में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है लायोफिलिक, ये मैंने बता दिया था आपको, जो फैट को अट्रैक्ट करे। उसके बाद आता है, ये भी बता दिया था मैंने, लोअर द गोल्ड नंबर, कोई भी जिसका गोल्ड नंबर कम होगा वो उतना ही प्रोटेक्टिव पावर उसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है CMC,
क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, ये 9th में नहीं है, 10th के 4th चैप्टर में है सोप डिटर्जेंट से। लेकिन क्योंकि सोप भी एक कोलाइडल सोल होता है, इसलिए हमारी मजबूरी है इसको यहाँ पे लेना। क्या है ये CMC? तो देखिए, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, कि कम से कम इतने मिशेल उसमें बने तब जाके साबुन अपना काम करेगा, कि कम से कम इतना साबुन, इतने मिशेल उसमें हो, साबुन के कम से कम इतने मॉलिक्यूल उसमें हो, तब जाके वो, यानी कि मिनिमम कंसंट्रेशन, तब जाके वो साबुन सफाई करेगा। तो बेटा ये था आपका CMC। नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया, CMC वो मिनिमम कंसंट्रेशन है ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का मतलब है किसी भी सरफेक्टेंट होता है जो सरफेस पे चिपकाए। अच्छा एक चीज और, पानी में तेल नहीं मिलता है, पानी और तेल आपस में नहीं मिलते हैं, इसीलिए तो पानी से खाली कपड़ा साफ नहीं होता है, चिकनाई साफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल हैं उनका सरफेस टेंशन ज्यादा है इस फैट के पार्टिकल से। सरफेस टेंशन यानी कि सरफेस पे जो खिंचाव होता है, जिसकी वजह से सुई पानी में तैर जाती है। हाँ जी, मैं सही बोल रही हूँ, सुई पानी में तैर जाती है। खुद मत तैराना, तुमसे नहीं तैरेगी। जब तुम स्कूल में आओगे या फिर कभी मैं टाइम मिलेगा तो इसकी वीडियो बना के तुम्हें सेंड कर दूंगी। तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं क्योंकि पानी के पार्टिकल की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। सर्फ और ये डिटर्जेंट और ये सोप, ये क्या करते हैं, ये पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, उसकी सरफेस पे जो खिंचाव है, परत है, उसको कम कर देते हैं। तो ये तेल और पानी फिर मिलने लग जाते हैं। साबुन कम करता है और सर्फ तो यानी कि डिटर्जेंट तो उससे भी ज़्यादा करता है। आपने देखा होगा डिटर्जेंट कोई नहीं कहता है, घर में बोलता है सर्फ खत्म हो गया, सर्फ ले आना। वो सर्फ इसीलिए बोलते हैं शुरू के 4 अक्षर की वजह से। सर्फ क्यों बोलते हैं? सरफेक्टेंट, क्योंकि ये सर्फ क्या करता है, दूसरी चीजों को अपनी सरफेस पे रोकता है, दूसरी चीजों को, सरफेस फिनोमिना इन्वॉल्व है इसमें, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेक्टेंट। इस प्रोसेस को सरफेक्टेंट, डिटर्जेंट को घर में सर्फ क्यों बोलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। 25th पॉइंट है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा ठंड होती है ना तो सर्फ साबुन ढंग से काम नहीं करता, चिकट जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा जब कपड़ा ज्यादा गंदा होता है ना तो मम्मी क्या करती है, गर्म पानी में सर्फ डाल के फिर भिगो देती है उसको। उसका रीजन यही है कि मिशेल जो फॉर्म होता है वो अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, उससे नीचे फॉर्म नहीं होता। इसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है जिसका CMC कम होगा, यानी कि क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कम होगा, या फिर क्राफ्ट टेम्परेचर भी कम होगा। इसका मतलब वो ठंड में भी काम कर सकता है और वो थोड़ा सर्फ भी काम कर सकता है, थोड़ा डिटर्जेंट भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब जिसकी CMC जितनी कम होगी वो उतना ही बेटर डिटर्जेंट, जिसका क्राफ्ट टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतना ही बेटर डिटर्जेंट, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा वो उतना ही बेटर इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट आता है, ये मैंने वही लिखा था कि ग्रेटर पावर होगी उसकी। नेक्स्ट आता है इमल्शन। इमल्शन वो भी किसका, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट, इसको लेटेक्स पेंट में यूज करते हैं। लेटेक्स पेंट, लेटेक्स क्या होता है, वो रबर जो उसमें से पेड़ वगैरह में से निकलता है, आपको पता होगा, और उससे फिर पेंट बनाते हैं। तो उसके लिए यूज क्या करते हैं, तभी तो वो प्लास्टिक पेंट बोलते हैं, कोई रबर पेंट बोलता है, वो तभी तो है ये। उसमें पॉलीविनाइल एसीटेट मिक्स करते हैं लेटेक्स पेंट के लिए। उसके बाद बारी आती है फोम जो होता है, फोम, उसका मतलब क्या होता है, गैस एज अ डिस्पर्स्ड फेज होती है। गैस जो होती है वो डिस्पर्स्ड फेज के तौर पे होती है उसमें। और मीडियम जो है वो सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है। दोबारा से सुन लो, फॉर्म चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, उसमें क्या होता है कि गैस एज अ सोल्यूट होता है, और जो एरोसोल होते हैं उनमें क्या होता है, गैस एज अ सोलवेंट होता है। उसके बाद सीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जेल फॉर्मेशन। जेल आपको पता है क्या होगा कि डिस्पर्सन मीडियम तो सॉलिड हो और डिस्पर्स फेज जो है वो लिक्विड हो। तो सीमेंटेशन क्या होता है, उसमें सीमेंट, बजरी, क्रेसर, ये सब कुछ जो होता है वो तो बेटा आपका सॉलिड हो गया मीडियम, और उसमें पानी डालते हैं एज अ सोल्यूट, तो वो जेल फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको नोटबुक में लिखने थे। एक वर्ड आता है लैपिस लेजुली। लैपिस लेजुली क्या होता है, ये लैपिस लेजुली एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, बस कुछ नहीं होता उसके अलावा। ब्लू कलर का बड़ा सा पत्थर होता है, स्टोन होता है। ये मैंने एक बार माइनर में क्वेश्चन आया था, उसमें आया था ये, इसलिए मैंने आपको ये वर्ड बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद एक चीज और आती है, मेडिसिन के नाम पे कुछ भी आ जाए ना तो समझ जाना कि वो मेडिसिन आपकी कोलोइडल सोल है।
क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेडिसिन है वो बेस्ट एब्जॉर्ब होती है कोलाइडल की फॉर्म में, इसलिए मेडिसिन के नाम पे कुछ भी आ जाए वो कोलाइडल सोल है। और आखिरी टॉपिक आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोलिगेटिव होती है, यूं समझ लो, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे, यानी कि संख्या पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। आपके पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती हैं। एक आती है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि इंक्रीज करना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड आती है रिलेटिव लोवरिंग, यानी कि घट जाना, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बल्कि ये मुझे पहले नंबर पे करवानी थी, तब जाके ये, क्योंकि ये दोनों है ना इसी से रिलेटेड है। और 4th नंबर पे आता है ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। अब बारी आती है ये चारों प्रॉपर्टी क्या हो रही है, किस पर डिपेंड करेंगी। तो देखिए ये होता है प्योर सोलवेंट। मान लिया पानी ले लिया आपने, प्योर सोलवेंट, ये 0 पे तो फ्रीज होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई इम्प्योरिटी, और वो भी कैसी, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। अच्छा, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। अगर वेपर बन जाएंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो, जैसे नमक, चीनी, ये नॉन वोलेटाइल है। तो जैसे आप इसमें नमक या चीनी कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दोगे ना, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो अब ये ना 0 पे फ्रीज होगा ना 100 पे बॉयल होगा। अब ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, कम से कम मान लिया 102, 103, 110 ऐसे हो गया, और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, मान लिया -5 डिग्री सेल्सियस लगा लो, ऐसे इधर भी बढ़ जाएगा और इधर भी। कहने का मतलब जो 100 था ना वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गया, थोड़ा सा इस तरफ बढ़ गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट तो घट गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दोबारा से सुन लो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, देखिए इसमें पानी लिया आपने, तो ये सारी सरफेस पे पानी के पार्टिकल हैं। अब मान लिया 1 घंटे में इसमें 6 वेपर बन गए, क्योंकि ये तो वेपर बनेंगे। दूसरी तरफ आपने सॉल्यूशन ले लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल भी मिला हुआ है। अब यहाँ सोलवेंट के पार्टिकल के साथ साथ नमक के पार्टिकल भी हैं, तो नमक तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब 1 घंटे बाद आपने देखा इसमें तो 3 ही पार्टिकल बने, या 5 दिखा दिए गलती से, चलो इसमें तो 4 या 3, 4 या 5 ही पार्टिकल बने। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। और कितना कम हुआ? जितना आपने नमक डाला था। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जितना आप इसमें नमक डालोगे, जितना सोल्यूट डालोगे, उतना ही ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, अब बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा जब वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है? ऊपर से यूं एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है और नीचे से ये बर्तन में जो वेपर बनते हैं वो प्रेशर लगाते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसको वेपर प्रेशर ये बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मान लिया एटमॉस्फेयर का प्रेशर 6 है और 6 ही आपके वेपर बन गए 1 घंटे में, तो ये तो 1 घंटे में उबल जाएगा। लेकिन इसमें 6 वेपर नहीं बनेंगे 1 घंटे में, इसमें तो 4 ही बने, यानी कि अभी ये बॉयल नहीं होगा, अभी ये बॉयल नहीं होगा, ये कम से कम आधा घंटा और लेट बॉयल होगा। बिल्कुल ऐसे ही फ्रीजिंग का आता है। फ्रीजिंग में होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, सेम एज इट इज। वेपर प्रेशर देरी से बनेंगे तो वो देरी से ही फ्रीज होगा, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आता है? चलो ये चीज है ना थोड़ी डीप है, डिटेल में है, लेकिन मैं ना आपको एक प्रेशर वाला एग्जांपल क्लियर कर देती हूँ। वो देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो देखिए प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा यानी कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसकी वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट लेट हो गया, यानी कि ऊपर का प्रेशर बढ़ा दिया उसने, ऊपर से प्रेशर बढ़ गया तो लिक्विड वाला प्रेशर भी देरी से लगेगा उसके साथ, तो बेटा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब आप यूं कहोगे मैडम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो खाना जल्दी क्यों बना? बेटा खाना देखियो, आपका ये पानी है, वो 100 पे बॉयल होगा, ठीक है, लेकिन
आलू है वो गलेंगे आपके 105 पे, पोटैटो गलेंगे आपके 105 पे। अब यहाँ क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जैसे पहुंचा, लेटेंट हीट के तौर पे सारी हीट वेस्ट होने लगी, सारा पानी उड़ने लग गया। 105 तो टेम्परेचर बना ही नहीं, क्योंकि 100 से ऊपर तो तब जाएगा जब सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट हो नहीं रहा, पोटैटो गल नहीं रहे, अब आलू खाना तो बन ही नहीं रहा। जैसे ही आपने प्रेशर कुकर यूज किया, प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब पानी 100 पे नहीं 120 पे उबलेगा, 120 तक तो पोटैटो 105 पे ही गल जाएंगे। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बना? क्योंकि प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से वो जो सब्सटेंस था वो जल्दी गल गया। उसी का एक और एग्जांपल आता है, पहाड़ों पे खाना जल्दी क्यों नहीं बनता? पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से मान लिया 70 डिग्री सेल्सियस पे सारा पानी जल गया, आलू तो 105 पे गलेंगे, पानी डालते रहोगे वो जलता रहेगा, आलू नहीं गलेंगे, यानी कि खाना नहीं बनेगा। तो बेटा ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज, आप है ना सिर्फ इनके नाम याद रख लो कि सोल्यूट डालने पर, वो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव वर्ड ध्यान रखना, रिलेटिव क्यों है? क्योंकि जितना सोल्यूट डालोगे उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसी कड़ी में आता है, लेकिन ये फिलहाल मैं नहीं करा रही हूँ, ये क्योंकि आपने बायो में पढ़ लिया होगा। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए थे मैंने इसमें, फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम कह लो, NTSC कह लो। तो अब बताओ तुम्हें समझ में आया? नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ।